नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कॉमन लीगल वर्ड्स जो न्यायालय में प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाते हैं, न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले ऐसे कानूनी शब्दों का ज्ञान हर व्यक्ति को होना आवश्यक है। इस संबंध में कुछ शब्दों को मैं आपके समक्ष बतला रहा हूँ। इसमें सबसे पहला है टेम्परेरी इंजंक्शन। अस्थायी निषेधाज्ञा। टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है? जब वादी किसी अधिकार या दायित्व के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष कोई दावा लगाता है तो उसके साथ एक स्थगन का आवेदन पत्र लगाता है और उसमें न्यायालय से आगामी आदेश तक अस्थायी आदेश या निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है। उसको बोलते हैं अस्थायी आदेश या टेम्परेरी इंजंक्शन। स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है और ये आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एप्लीकेशन लगती है। इसमें सबसे पहले प्राइमा फेसी केस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए और अपूरणीय क्षति होना चाहिए। इसके अलावा है कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। जिस संपत्ति के संबंध में उभय पक्ष यानी वादी और प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का विवाद होता है सिविल कोर्ट के समक्ष, उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। संपत्ति वो विवादित हो जाती है जब तक कि न्यायालय का कोई अभिनिश्चय न अभिनिर्धारण इस संबंध में नहीं आता है और न्यायालय में जिस संपत्ति के बारे में ये मामला चल रहा है तो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कौन होता है? न्यायालय के समक्ष जो मामले को प्रिसाइड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है। कई ट्रिब्यूनल्स वगैरह में एक अध्यक्ष, 2 या 2 से अधिक सदस्य भी होते हैं, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी कहलाता है। अब विटनेस बॉक्स क्या होता है? लकड़ी का जो कटघरा होता है विटनेस बॉक्स, उसमें गवाह जज के सामने कोई भी साक्ष्य जो मामले से संबंधित है न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना कथन देता है, उसको बोलते हैं विटनेस बॉक्स। इसके अलावा अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। दोनों पक्षकारों की उपस्थिति के लिए न्यायालय के समक्ष जब पक्षकार उपस्थित होते हैं तो वह अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज कहलाते हैं। जैसे दावा वादी ने पेश किया, प्रतिवादी जो भी उसके रूप में पक्षकार बनाए गए उनको नोटिस जाएगा और वो न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्वयं उपस्थित होंगे, उसे अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। सेशंस कोर्ट ग्रीवियस या हीनियस ऑफेंसेस के संबंध में सत्र न्यायालय या कोर्ट ऑफ सेशन को विचारण करने का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं सत्र न्यायालय। प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय या सत्र न्यायाधीश होगा जिसे समय समय पर नोटिफाई किया जाता है कहाँ होगा क्या होगा। इसके अलावा ग्रॉस नेग्लिजेंस। यह किसी व्यक्ति के द्वारा किसी मामले में घोर लापरवाही या नेग्लिजेंस की जाती है तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस कहलाती है, घोर लापरवाही या घोर उपेक्षा। समुचित प्रक्रिया होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अर्थात न्यायालय द्वारा जो मान्य विधि द्वारा मान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार विधि के किसी भी मामले का विचारण ट्रायल संपन्न होता है। न्यायालय द्वारा जो मान्य प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष अपनाई जाती है। सेट असाइड। किसी भी एक पक्षीय आदेश को जब अपास्त किया जाता है तो वो सेट असाइड कहलाता है या निरस्त करना, खारिज करना। जैसे वादी के मामले में प्रतिवादी सम्मन या नोटिस की तामीली के बाद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो न्यायालय आदेश 9 नियम 9 या आदेश 9 नियम 13 सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री के लिए आवेदन न्यायालय के समक्ष देता है। न्यायालय अगर वादी द्वारा बताए गए कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो वो उस एक पक्षीय आदेश को अपास्त कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रायल कोर्ट। परीक्षण न्यायालय सिविल मामलों में भी ट्रायल कोर्ट हो सकती है और क्रिमिनल केसेस में भी ट्रायल कोर्ट हो सकती है, जिसमें मामले की पूरी सुनवाई चाहे सिविल के दौरान हो या क्रिमिनल ट्रायल के दौरान हो, उसको बोलते हैं परीक्षण न्यायालय। आर्ग्यूमेंट। जब मामला दोनों पक्षों की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात आर्ग्यूमेंट के लिए चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो तो उसको बोलते हैं बहस। ये ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों तरह की हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकती है बहस और दस्तावेजी भी बहस प्रस्तुत अधिवक्ताओं द्वारा की जा सकती है। वादी कौन होता है? वादी जो सिविल मामले प्रतिवादी के विरुद्ध अपने अधिकार या अनुतोष की मांग के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष लाता है वो प्लेंटिफ या वादी कहलाता है। इसके अलावा प्रतिवादी या प्रतिवादीगण हो सकते हैं जिनके विरुद्ध ये मामला वादी द्वारा लाया जाता है अपने अधिकार और अनुतोष की मांग के लिए, उन्हें बोला जाता है प्रतिवादी या रेस्पोंडेंट। इसके अलावा स्टेटस को न्यायालय द्वारा यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी मामले में स्थगन के दौरान जो भी स्थिति है उसको यथास्थिति एज इट इज बनाए रखा जाए तो वह प्रतिवादी
गण के विरुद्ध वादी द्वारा लाए गए स्थगन आवेदन पत्र पर स्टेटस को या यथास्थिति बनाए आगामी आदेश तक बनाए रखने के आदेश पारित करता है, इसे कहते हैं स्टेटस को। इसके अलावा परिसीमा काल, किसी भी दावे को लाने के लिए विधि में समय सीमा निर्धारित रहती है। ये परिसीमा काल या टाइम पीरियड कहलाता है और इस लिमिटेशन के अंदर ही आप न्यायालय के समक्ष सिविल या क्रिमिनल मामले प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। इसके अलावा अथॉरिटी है। अथॉरिटी यानी प्राधिकारी, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज और मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत लेबर कोर्ट का जो भी पीठासीन अधिकारी होता है वो अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेज या अथॉरिटी अंडर मिनिमम वेजेज कहलाता है, जिसको प्राधिकारी कहा जाता है। और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। ये पारिश्रमिक के संबंध में, सर्विस लॉ के संबंध में, कंसिडरेशन, वेतन या मजदूरी के संबंध में मामलों की सुनवाई करते हैं। इसके अलावा होता है मामले का निस्तारण यानी डिस्पोजल ऑफ केस। मामले का निस्तारण वो होता है जब मामला उभय पक्ष की मेरिट पर या किसी अन्य स्थिति में, चाहे वो समझौता हो, उसका निराकरण समझौते के प्रकाश में कर दिया जाता है, तो वो मामले का निस्तारण कहलाता है। इसके अलावा लीगल प्रोविजंस, किसी भी विधि में जो कानूनी प्रावधान उल्लेखित रहते हैं सेक्शंस के रूप में या आर्टिकल्स के रूप में, उसको बोलते हैं विधिक प्रावधान। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व के मामलों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है जो राजस्व मामलों के संबंध में आए हुए विवादों का निराकरण करता है। इसे राजस्व न्यायालय कहा जाता है। इसके अलावा होता है ट्रायल। ट्रायल सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है। सिविल केसेस में सिविल ट्रायल कहलाती है, क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल ट्रायल या विचारण कहलाता है, जिसमें पूरी प्रक्रिया जो विधि द्वारा निर्धारित है, चाहे वो सीपीसी के अधीन हो सिविल में, चाहे वो सीआरपीसी के अधीन हो क्रिमिनल केसेस में, वो ट्रायल कहलाती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं अप टू डिस्ट्रिक्ट जज। नीचे के जो भी न्यायालय होते हैं सिविल केसेस में, वो सिविल जज क्लास 2 से लेकर सिविल जज क्लास 1, एसीजेएम, सीजेएम तथा एडीजे तथा सेशंस कोर्ट, ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाते हैं। और क्रिमिनल में भी इन्हें साइमल्टेनियसली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अधिकार क्षेत्र रहते हैं, तो ये सब अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। इसके अलावा फॉल्स एलिगेशन, कोई भी पक्षकार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर यदि झूठे आरोप लगाता है तो ये फॉल्स एलिगेशन या झूठे आरोप कहलाते हैं। फिर इसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जैसे दावा कोई व्यक्ति प्रतिवादी के विरुद्ध लाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष धारा 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अपने मामले को वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होता है। ये कहलाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये ओनस ऑफ प्रूफ कई बार शिफ्ट भी हो जाता है एक से दूसरे पक्षकार के ऊपर। फिर कन्वेंशन यानी अभी समय जैसे बोला जाता है, विचार मंथन के लिए कई देशों के लोग कॉमन सहमति से कोई प्रस्ताव जब पास करते हैं तो ये अभी समय या कन्वेंशन प्रथा के रूप में कहलाते हैं। अब चार्ज है, क्रिमिनल केसेस में जो भी आरोप तय करता है मजिस्ट्रेट उसको कहा जाता है आरोप। इसके अलावा डिक्री, सिविल केस में जब कोई भी निर्णय न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मामले के गुणदोष के आधार पर दिया जाता है तो उसके बाद निर्णय देने के बाद उसकी डिक्री तैयार होती है और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के संबंध में आदेश 21 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में सारी व्यवस्था दी गई है। फिर वसूली का वारंट, कोई राशि किसी सामने वाले पक्ष से जब वसूली जाती है तो उसके लिए वसूली वारंट रिकवरी के रूप में जारी होता है, जो रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट या आरआरसी भी कहलाता है। तो इस प्रकार मैंने कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी जो कॉमन लीगल वर्ड्स के रूप में कोर्ट्स में यूज होती है और न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले कानूनी शब्दों को आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सरल भाषा में निश्चित तौर पर समझ में आ रही होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ, आपको कानूनी तथ्यों से, विधि से अवगत कराता आ रहा हूँ और इस चैनल पर मुझे आपका बड़ा स्नेह और प्रेम मिल रहा है। आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे YouTube पर पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों परिचितों सभी को भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।